फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी ठीक है चल रही होगी। वैसे त्यौहार है दीपावली, तो आपका दीपावली की तैयारी हो रही होगी पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन हमने सोचा क्लास आपका कंटिन्यू रखें ताकि आपकी जो परीक्षा है आने वाला उसमें व्यवधान ना उत्पन्न हो त्यौहार के बहाने। और आप लोग त्यौहार भी मनाइए, पटाखे भी फोड़िए खूब और मिठाई भी खाइए, दीपक भी जलाइए, ठीक है? तो क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है सफलता पाने के लिए। और मैं पुजारी आर्य आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आप लोग मुझे पहचान ही रहे होंगे वैसे कि मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय की क्लास लेकर आता हूं। और आज का टॉपिक जो मैं लेकर आया हूं आप सभी के बीच सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र से, वो टॉपिक का नाम आप लोग नोट करके रखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक का नाम है सामाजिक परिवर्तन, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग। जो आज टॉपिक लेके आए हैं, कौन सी टॉपिक है? सामाजिक परिवर्तन, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग टॉपिक से ये प्रश्नोत्तरों की आज की श्रृंखला है। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बनते हैं, ठीक है? यहाँ से सामाजिक परिवर्तन और कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग से, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीआईसी जीडीसी जो है किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें समाजशास्त्र विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये जो सामाजिक परिवर्तन, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग से यहाँ से प्रश्न जरूर आते हैं। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप यूपीपीएससी से करते हो, हरियाणा से हों, उत्तराखंड से हों, केबीएस एनबीएस का एग्ज़ाम की तैयारी पर प्रिपरेशन कर रहे हों आप जो है, खासकर तो ये जो प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं आपके यूजीसी नेट जेआरएफ और पीजीटी जीआईसी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी लोग सोचते हैं ना कि अरे ये तो मैं तो बिहार से हूँ तो यहाँ से प्रश्न ही नहीं, मैं बता रहा हूँ ये बीपीएससी देखिए मैं लिख रखा हूँ DSSB यानी दिल्ली, एमपी सेट है ना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आप झारखंड, किसी से भी हो, अगर समाजशास्त्र विषय आपका है, सोशियोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो क्लास है ना तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, कमज़ोर एवं अल्पसंख्यक वर्ग जो टॉपिक है लिया गया है, तो यहाँ से इस टॉपिक से प्रश्न ना छूटने पाए, क्योंकि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपका प्रश्न छूट गया तो फिर रिजल्ट दे पाना मुश्किल होता है, ठीक है? तो ये आप सब लोग जो सोशियोलॉजी से यानी समाजशास्त्र विषय से तैयारी करते हैं तो इस क्लास को नाम इस करें, ज़रूर देखें, ठीक है? नोट करके रखिएगा आप लोग इस क्लास को, सोशियोलॉजी का। और सोशियोलॉजी की क्लास मैं ही लेकर आता ही हूँ आप लोगों के लिए। चैनल का नाम आप लोग अब इतने दिनों से देख रहे हैं तो चैनल का नाम आप लोग जान ही गए होंगे, सोशियोलॉजी भाई पुजारी आर्य। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च मारेंगे तो आपको तुरंत आ जाएगा। वहाँ से आप कंटिन्यू हमारी क्लास देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी क्लासें पढ़ी हैं आप लोग के परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। तो इस क्लास को ज़रूर देखा कीजिए जो है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मुझे पहचान ही रहे होंगे, मैं पुजारी यार आप सभी का अपने एक यूट्यूब चैनल में सोशियोलॉजी की क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। और आइए देखते हैं आज का क्लास आप सभी के लिए क्या है। क्लास में प्रश्न उत्तर नंबर 1, तो ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 जो आपका है ये आंद्रे बेंते का विचार है। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न उत्तर नंबर 1, ठीक है? क्योंकि जो प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में बार बार पूछे वाले एग्ज़ाम है। चाहे आप देखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको लगभग मिल जाएंगे। कुछ नए प्रश्न जोड़े गए हैं जो, और वो प्रश्न जोड़े गए हैं जो संभावना है कि परीक्षा में पूछे जाएंगे, वही प्रश्न नहीं मिलेंगे आपको प्रैक्टिस सेट में। बाकी ये जो प्रश्न आपके पास मैं लेकर आता हूँ ये सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में मिल जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होंगे तो। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के पढ़ाई के साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं तो को परीक्षा में तो जो है परीक्षा में आप सभी को काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, उसका जो प्रश्न पूछने का तरीका है, जो नज़रिया है एग्जामिनर का, वो आपको प्रैक्टिस सेट के द्वारा पता चल जाता है। और जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए रहते हैं, तो प्रश्न करने में जो है आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, काफ़ी सहूलियत प्राप्त होती है और एग्ज़ाम करेक्ट करने में भी तो आसानी हो जाती है भाई, है ना? तो परीक्षा क्वालिफाई करने में आसानी हो जाती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं, आपका समय ज़्यादा ना लें, प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 आप लोग इतने देर में तो पढ़ ही लिए होंगे, देख ही लिए होंगे, आंद्रे बेंते महोदय का है। तो ये प्रश्न 1 कह रहा है, आंद्रे बेंते का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जाति प्रतिबंधों, है ना,
आप समझ गए, विवाह में जाति प्रतिबंधों की बातें ये कर रहा है। तो जात प्रतिबंधों क्या है इसमें, आंध्र बेंते का विचार है कि भारत में स्वाधीनता के पश्चात विवाह में जात प्रतिबंधों में क्या है, जो है वृद्धि हुई है क्या। ऑप्शन ए कह रहा है कि जात प्रतिबंधों में क्या वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी कह रहा क्या कमी हुई है। ऑप्शन सी कह रहा केवल उच्च जाति हिंदुओं तक सीमित है क्या ये। ऑप्शन डी कह रहा केवल निम्न जातीय हिंदुओं तक सीमित है। आंध्र बेंते का जो विचार है, भारत में स्वाधीनता के पश्चात यानी आज़ादी के पश्चात जो विवाह में जात प्रतिबंध है, क्या उसमें वृद्धि हुई है जाति के प्रतिबंधों में, या कमी आई है, या केवल उच्च जाति के हिंदुओं तक ही सीमित रह गया है, या केवल निम्न जाति के हिंदुओं तक ही सीमित रह गया है। तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कॉमन सेंस का भी प्रश्न है। ठीक है, आंध्र बेंते को तो आप पढ़े ही हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा, क्योंकि क्लास के शुरू में ही आप सभी का आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होता तो इसका मतलब आपका जो है मनोबल डाउन भी होगा, यानी कि आप अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दीजिए। तो ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है बी में कमी हुई, क्या कमी हुई, प्रश्न क्या कह रहा है आप देखे ही हैं। क्या कहें, आंध्र बेंते का विचार भारत में स्वाधीनता के पश्चात यानी आज़ादी के पश्चात विवाह जात प्रतिबंधों में वृद्धि हुई नहीं कमी आई है। जात पात में जो है वृद्धि नहीं हुई, जात पात के मानने वाले लोगों में कमी हुई है। अब जो है आप एक सुने, गंधर्व विवाह पहले होता था, आज के समय उसी को लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, लव मैरिज कहते हैं यानी कि प्रेम विवाह कहते हैं। तो जात पात में जो है तोड़ो, जो है मानो मानो से रिश्ता जोड़ो, इसमें यही कहा गया है। तो इसलिए ये कमी आई है जात पात में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल उच्च जात के हिंदुओं में सीमित रह गया है या निम्न जात के हिंदुओं में। तो इसलिए आपका ऑप्शन भी सही आंसर हो जाएगा, आप लोग इसको नोट करिएगा। आंध्र बेंते के अनुसार आप लोग क्या है, ये कमी हुई है। आंध्र बेंते के अनुसार भारत में स्वतंत्रता जो है स्वाधीनता के बाद विवाह में जात प्रतिबंधों में कमी आई है। स्वतंत्रता के पश्चात आप देखिए संयुक्त परिवार के स्थान पे जो है एकल परिवार में इस समय जोर दिया जा रहा है। पति पत्नी और बहुत तो उनके बच्चे एक साथ रहना चाहते हैं, दादा दादी को साथ कोई रखने नहीं चाहता है। इस समय जो एकल परिवार की व्यवस्था चल रही है, आज़ादी के बाद आप देख ही रहे होंगे। विवाह में प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा, मैंने बता ही दिया। जीवन शैली और रहन सहन में पाश्चात्य भौतिक जीवन पर आधारित होने लगी है, यानी पाश्चात्य संस्कृति को लोग अपनाने लगे हैं, ग्रहण करने लगे हैं। ठीक है, आंध्र बेंते के अनुसार तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या है। ये कॉमन सेंस का प्रश्न था, ऐसे प्रश्न गलत होने नहीं चाहिए। और प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखिए आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 2 ये भी नहीं गलत होना चाहिए आपका। कह रहा है सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत समाज के कर्मिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है। ऑप्शन ए है ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी है रेखीय, ऑप्शन सी है बहुरेखीय वक्ररेखीय, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत समाज के कर्मिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है। प्रश्न नंबर 2 है, इसका आंसर दीजिएगा। तो आपका ऑप्शन ए ऊर्ध्वाधर, ऑप्शन बी एक रेखीय, ऑप्शन सी बहुरेखीय वक्ररेखीय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी क्या कह रहा है आप लोग जो है इसमें उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका जो कह रहा है ये उपरोक्त सभी सही है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का आंसर, क्योंकि ये प्रश्न जो कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन का उद्विकासीय सिद्धांत समाज के कर्मिक रूपांतरण की धारणा पर निम्नलिखित दिशाओं में से किन दिशाओं पर आधारित है। तो उपरोक्त सभी ऊर्ध्वाधर पे, एक रेखीय पे, बहुरेखीय, वक्ररेखीय पे, यानी कि उपरोक्त सभी पर आधारित है। तो इसका आंसर जो है, क्योंकि ये प्रश्न नंबर 2 जो करा रहे हैं आप लोग ध्यान दिए होंगे, क्योंकि मैकाबर और पेज महोदय जो हैं इनके अनुसार विकासीय परिवर्तन की ऐसी अवस्था जिसमें परिवर्तनशील वस्तु की अनेक अवस्थाएं परिलक्षित होती है। किसके अनुसार, मैकाबर एवं पेज के अनुसार। तो इस प्रकार ये आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3, ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान में
कौन से अनुच्छेद में राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मनोविच क्या है, काम की न्याय संगत और मनोवोचित दिशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध है। ठीक है, तो प्रश्न आप एक बार फिर देख लीजिए ताकि आपके आंसर समझने में गलती ना हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि भारत के संविधान में यानी भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा काम की न्याय संगत और मनोविच दशाओं की सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध करता है। तो आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 यानी कि आर्टिकल 39। ऑप्शन बी है अनुच्छेद 42 यानी कि आर्टिकल 42। आपका ऑप्शन सी है अनुच्छेद 23 यानी कि आर्टिकल 23। आपका ऑप्शन डी है अनुच्छेद 15 यानी कि आर्टिकल 15। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? जो ये भारतीय संविधान के तहत कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य द्वारा काम की न्याय संगता और मनोविच दशाओं को सुनिश्चित करने और प्रसूत सहायता का उपबंध करता है? कौन सा आर्टिकल है? तो इसका आंसर आप सब बताइएगा जो है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आप नोट करके रखिएगा, ये ऑप्शन बी। ठीक है, क्योंकि ये जो सारे आर्टिकल हैं ये अलग अलग बातें करते हैं। क्या अलग अलग बातें करते हैं आपका? जैसे ये आपका आर्टिकल 39 है। कौन सा आर्टिकल है? ये आपका 39। ऑप्शन ए जो है 39। ये क्या कहता है आपका 39 किस चीज़ के बारे में? ये कहता है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं। ये नीति निर्देशक तत्वों की बात करता है आर्टिकल 39, जिसमें क्या है, जीविका उपार्जन, स्त्री पुरुष को समान अवसर, समुदाय, भौतिक संसाधनों, स्वामित्व का नियंत्रण करता है। ठीक है, ये जीविका उपार्जन के लिए स्त्री और पुरुष की समान अवसर की बात करता है, चाहे स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता है। ठीक है, किसी भी काम को आप कर सकते हैं। ये आर्टिकल 39। और अगला आर्टिकल ये 23। ये ऑप्शन सी जो है 23, ये क्या कह रहा है आपका 23? इसको ध्यान दीजिएगा। 23 कह रहा है कि मानव के दुर्व्यवहार और बलात्सम का प्रतिषेध करता है। यानी कि ये जो आपका आर्टिकल 23 कहता है कि आप किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उससे बेकारी नहीं करा सकते, बलात्सम यानी बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते हैं, बेकारी वगैरह। ठीक है, अगर आप उससे कार्य कराते हैं तो उसको काम के बदले वेतन देना पड़ेगा। यानी कि किसी से बेकारी आप नहीं, ज़बरदस्ती जबरन काम नहीं करा सकते। और आर्टिकल ये ऑप्शन डी क्या कह रहा है? ये ऑप्शन डी जो ऑप्शन डी क्या है, आर्टिकल 59 यानी कि अनुच्छेद 15। ये कह रहा है कि मूल जो है धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद किसी के साथ नहीं कर सकते। यानी किसी व्यक्ति के साथ आप उसके जन्म के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसके जाति के आधार पर, उसके लिंग यानी कि महिला या पुरुष के आधार पर जो है किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते। कोई कहीं आ जा सकता है, कोई कार्य कर सकता है, पढ़ाई लिखाई मतलब किसी प्रकार कहीं रह सकता है, बच सकता है, यानी आर्टिकल 15 के तहत। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न उत्तर नंबर 3 आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका। प्रश्न नंबर 4 है। ठीक है, ये 4 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत समाज सेवा अभिकरणों का संघ, जिसे भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के नाम से जाना जाता है, की स्थापना सन 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई है? ठीक है, प्रश्न समझे गए होंगे आप। प्रश्न नंबर 4 है, कह रहा है कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में जनजाति कल्याण हेतु कार्यरत समाज सेवा उपकरणों का संघ, जिसे भारतीय आदिम जाति सेवक संघ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना सन 1948 में निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन बी कह रहा है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन सी कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में हुई थी। ऑप्शन डी कह रहा है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में हुई थी। तो इसमें से प्रश्न नंबर 4 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? A, B, C, D में आप सब बताइएगा। तो ये आप सभी की जानकारी होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महोदय की अध्यक्षता में ही किया गया था। 1948 में
सन 1948 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है एक ठक्कर बप्पा नामक भारतीय आदिम जात सेवक संघ का निर्माण किया गया था। आपको ये तो जानकारी हुई होगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जो साथ में ठक्कर बप्पा ने भारतीय आदिम जात सेवक संघ का जो है स्थापना किए थे, निर्माण किए थे। और इसका उद्देश्य क्या था आप लोगों को पता है क्या था कि आदिम जातियों का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक रूप से विकास हो, जिससे राष्ट्रीय जीवन में समान नागरिकों को समान स्थान और समान दर्जा प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न नंबर 4 भी आप सभी के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये भारत के 6वीं अनुसूची का जो प्रमुख उपबंध है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है, ये आपका ऑप्शन ए कह रहा, नोट करके रखिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है जनजातीय भूमि का संरक्षण। ऑप्शन सी कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्तता की बात करता है। ऑप्शन डी कह रहा है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, भारत के संविधान की जो 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए सरकारी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित है, कि ऑप्शन बी जनजातीय भूमि का संरक्षण से संबंधित है, कि ऑप्शन सी कह रहा है कि उत्तरी पूर्वी जो भारत में जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन स्वायत्तता है कि उससे संबंधित है, कि ऑप्शन डी कह रहा है शैक्षणिक संस्थाओं में जो आरक्षण प्राप्त है कि उससे संबंधित है 6वीं अनुसूची। तो इसका आंसर आप सभी को जरूर मालूम होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, ऑप्शन सी ये। ठीक है, ऑप्शन सी क्या कह रहा है, उत्तरी पूर्वी भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में जो स्वायत्तता प्राप्त है ये 6वीं अनुसूची का प्रमुख उपबंध किससे संबंधित है। क्योंकि जो भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची में जो आपका ये क्या कहते हैं, असम है, मेघालय हैं, त्रिपुरा राज्य हैं, ये सब पूर्वी भारत के स्टेट हैं, और मिजोरम राज्य है, जनजातीय क्षेत्र है। तो वहाँ के जो प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया, जो बताया गया है, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है क्या कहते हैं, किस में है, आप नोट करके रखिए, 244(2) में है, और अनुच्छेद 275(1) में इसकी जो है विस्तार पूर्वक से व्याख्या किया गया है, बता रखा गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, ये ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम सन 1990 द्वारा अनुच्छेद 338 में संविधान के विशेष अधिकारी के पद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे प्रस्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 6 आप समझ गए होंगे, ये प्रश्न नंबर 6 है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि संविधान का 65वां संशोधन अधिनियम, कौन सा संशोधन अधिनियम है, 65वां, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सन 1990 में द्वारा जो है सन 1990 में अनुच्छेद 338 में संविधान के विशेष अधिकारी के पद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसे प्रस्थापित किया गया है। तो इसका ऑप्शन ए है, क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात बोर्ड के रूप में बता रहा। ऑप्शन बी कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात आयोग के रूप में बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात परिषद के रूप में। ऑप्शन डी कह रहा है राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात समिति के रूप में। तो ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे, प्रश्न भी समझ गए होंगे, तो इसका आंसर आप सब आसानी से दीजिए। प्रश्न नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात आयोग, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 338, कौन सा अनुच्छेद है आप लोग नोट करिए, संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय स्वतंत्र निकाय के रूप में किया गया था। ठीक है, और किया गया था, और जो अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात
का स्थान प्रदान किया गया है और उनकी सुरक्षा के उपाय किया गया है। देखरेख के बारे में उनकी बात करता है, उनके कल्याण से संबंधित मामलों की समीक्षा करेगा। तो ये किसमें, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग में ही करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप सब नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। ये प्रश्न आपका आएगा कि नहीं स्क्रीन पे, तो प्रश्न तो नहीं आएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं आप सभी के लिए ताकि आप सभी का स्क्रीन पे प्रश्न आ जाए। ये अब देखें, अब तो आ जा रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 है ये, आप सभी का प्रश्न नंबर 7 है, कथन और कारण का है ये। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 7 आप ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। कथन ए है, ये देखिए कथन ए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कथन ए कह रहा है, भारत का संविधान बनाते समय अनुसूचित जातियों को एक निश्चित समय के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का ध्यान रखा गया। आप कथन ये समझ गए कि भारत का संविधान बनाते समय अनुसूचित जातियों को एक निश्चित समय के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का पर ध्यान रखा गया। और कारण आर, ये क्या कह रहा है, आर आप ध्यान दीजिए, कारण आर कह रहा है, नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान के होते हुए भी अनुसूचित जातियों का एक निश्चित समय में भी सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया। कारण आर कह रहा कि नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी अनुसूचित जातियों का एक निश्चित समय में भी सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया है। तो इसमें प्रश्न का आंसर क्या कह रहा है देखिएगा, ये ऑप्शन ए कह रहा है। इसमें प्रश्न कह रहा है कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए, ये कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा है ए आर दोनों सही, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी कह रहा है आपका ए आर दोनों सही परंतु आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो कथन कारण आप देख ही लिए हैं, तो इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, इसका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ, नोट करके रखिए, ऑप्शन बी आपका ये सही आंसर है। क्योंकि ऑप्शन बी इसका जो आंसर कह रहा है ए आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, दोनों सही है, ये बात सही है, दोनों सही है। कैसे दोनों सही है, देखिए भारत के संविधान बनाते समय उसमें अनुसूचित जनजातियाँ और अनुसूचित जातियाँ हैं, उनके एक निश्चित समय के लिए नौकरियों में आरक्षण देने का जो है प्रावधान तो किया ही गया है, उनका ध्यान तो रखा ही गया है कि ताकि उनका भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का विकास हो सके, जो है समाज में बराबर की हिस्सेदारी एक बराबर अवस्था में आ सकें, जो है कि उनकी बराबर भागीदारी उनको प्राप्त हो सके, ये कथन सही है। और आर कह रहा नौकरियों में आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी अनुसूचित जातियों का एक निश्चित समय में भी सामाजिक आर्थिक उत्थान नहीं हो पाया है। सही बात है, काफ़ी समय हो गया आरक्षण प्राप्त हुए, हम लोग देख ही रहे हैं भारतीय संविधान के तहत जो है जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है सभी को बराबरी का स्थान प्राप्त हो जाए ताकि, लेकिन काफ़ी समय हो गया लेकिन अभी भी ये स्थान प्राप्त नहीं हो चुका है। तो इसलिए यार दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अपने में सही है लेकिन कोई एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न नंबर 7 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आप तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। किससे जुड़ा है महिला आंदोलन का इतिहास? ऑप्शन ए कह रहा है 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन से, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है 20वीं सदी के उदारवादी महिलावादी आंदोलन से। ऑप्शन सी कह रहा है 21वीं सदी के अग्र सुधार महिलावादी आंदोलन से। ऑप्शन डी कह रहा उत्तर उपनिवेशी जो है, ऑप्शन डी कह रहा उत्तर उपनिवेशी काल के लोकतांत्रिक राजनीतिक आंदोलन से। तो इसका आंसर महिलावादी आंदोलन का इतिहास जुड़ा है। किससे जुड़ा है? ए बी सी डी ऑप्शन, 4 ऑप्शन दिया, इसमें से महिला आंदोलन का इतिहास किससे जुड़ा है? इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए आप सभी का, ठीक है, किसी भी हालत में। तो इसका आंसर आपका
ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट करके रखिएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये 20वीं सदी में के उदारवादी क्या है, 20वीं सदी के उदारवादी महिला आंदोलनों से महिला आंदोलन का इतिहास जुड़ा रहा है। क्योंकि आप जान ही रहे होंगे, ये जो आपका तेलंगाना आंदोलन हुआ था, पहली बार कब हुआ था, 1960 के दशक में हुआ था। इसमें संपूर्ण जो है महिलाओं ने नृत्य किया था और जो है उग्र रूप से नृत्य किया था। ये जो है क्योंकि उस समय जो सैन्य शक्ति का जो विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ा था, किसके रूप में लड़ाई लड़ा था, लिंग असमानता के विरोध में, मतलब जो लिंग असमानता, महिला भेदभाव किया जा रहा था, घरेलू हिंसा के खिलाफ लड़ा, बाल विवाह, बहु विवाह, घर की चारदीवारी के बाहर आकर इसका जो है इन्होंने खुलकर विरोध किया, आवागमन प्रतिबंधित विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने अपने हक और अधिकार के लिए। 19वीं सदी की ये 20वीं सदी के उत्तरवादी महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ आंदोलन है। और सही बात है भाई, उसमें गलत क्या है, होना भी चाहिए, सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और भारतीय संविधान तो सबको बराबर का हक देता ही देता है। ठीक है, केवल आप पढ़ लिख के जागरूक इंसान हो जाएं तो अपना जो है हक और अधिकार जरूर प्राप्त कर लेंगे, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो आप। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 9 आपका ये कह रहा है, सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है, आप प्रश्न ध्यान दीजिए कि सामाजिक परिवर्तन का प्रकार्यात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है सर्वसहमति से, ऑप्शन बी कह रहा है एकीकरण से, ऑप्शन सी कह रहा है गत्यात्मकता से, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी से। तो प्रश्न नंबर 9 ये है, तो इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न उत्तर नंबर 9 का, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही है। देखिए उपरोक्त सभी, क्योंकि जो प्रश्न कह रहा है ना कि सामाजिक परिवर्तन का प्रकारात्मक सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित मूल विचारधारा पर आधारित है, तो सर्वसहमत से भी, एकीकरण से है, गत्यात्मकता यानी तीनों से है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। तो उम्मीद करता हूँ क्योंकि ये भी प्रश्न आप सभी के समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन जो प्रकारवादी विचारक आपके कौन है, ये टालकट पार्सन्स महोदय हैं। प्रकारवादी विचारक कौन है, नाम नोट कर लीजिएगा, टालकट पार्सन महोदय हैं और उनके साथ आपके मर्टन महोदय हैं। मर्टन मतलब रॉबर्ट किंग मर्टन और टालकट पार्सन्स हैं। ये जो है अपना दृष्टि यानी कि दृष्टि, संचार, भाषा, नातेदारी, धर्म जैसे सार्वभौमिक तत्वों का एकीकरण और गत्यात्मकता की बातें करते हैं। ये दो राइटर मर्टन और टालकट पार्सन्स, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है आपका। प्रश्न उत्तर नंबर 10 ये आ जाएगा कि छोटा करना पड़ेगा, आ जाएगा फ्रेंड, आपकी समझ में आ जाएगा। क्योंकि प्रश्न नंबर 10 क्या है ये ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्नलिखित 4 अवस्थाएं हैं। क्या कह रहा है प्रश्न 10, निम्नलिखित 4 अवस्थाएं हैं जिनसे सामाजिक आंदोलन गुजरता है का सही अनुक्रम कौन सा है। इसमें 4 अवस्था दिया गया है जिसमें सामाजिक आंदोलन उससे गुजरता है यानी कि जाता है, और उसका सही अनुक्रम कौन सा है पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए ध्यान दीजिए, ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है जन उद्दीपन और औपचारिकताकरण, संस्थाकरण, सामाजिक असंतोष, ये ऑप्शन ए कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है औपचारिकताकरण, सामाजिक असंतोष, ऑप्शन अगला जन उद्दीपन बता रहा है, ऑप्शन बी में ही है संस्थाकरण। बी क्या कह रहा है औपचारिकताकरण, सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, संस्थाकरण। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है संस्थाकरण, औपचारिकताकरण और क्या है जन उद्दीपन, सामाजिक असंतोष। ऑप्शन डी कह रहा है सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण, संस्थाकरण। यानी कि क्रम पूछ रहा था इसमें कौन सा ऑप्शन का क्रम सही है। ए बी सी डी में से जो मैंने बताया आप लोग का प्रश्न देख ही लिए है ना, कौन सा क्रम कह रहा कि इसमें सही है, तो इसका आंसर बताइए प्रश्न नंबर 10 का कौन सा क्रम सही है। तो इसका आंसर आप सब जान लीजिए, ये ऑप्शन डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर है, सही क्रम यही है ऑप्शन डी। आप सब नोट करके रखिए, क्योंकि ये देखिए ऑप्शन डी जो है आपका है ना, ये है सामाजिक असंतोष, जन उद्दीपन, औपचारिकताकरण, संस्थाकरण, ये इसका सही क्रम है। 4 अवस्थाएं जिनमें सामाजिक आंदोलन गुजरता है, ये इसका कैसे सही क्रम है पहले इसको समझिए। क्योंकि किसी बात को लेके, किसी गतिविधि को लेके, किसी कार्य को लेके पहले समाज में असंतोष व्याप्त होता है,
ठीक है। सामाजिक रूप से लोग असंतोष व्याप्त होता है, उस पर असंतोष जाहिर करते हैं कि ये सही नहीं है, उसको गलत ठहराते हैं। फिर जन उद्दीपन, मतलब फिर आपको लोग जो है जन उद्दीपन पैदा होता है, मतलब उसमें जागरूकता पैदा होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर लोग जब जागरूकता पैदा होती है, यानी जन उद्दीपन होता है उनमें, तो वो लोग और आप जो है औपचारिकताकरण, मतलब औपचारिक रूप से जो है इकट्ठा होते हैं, विचार करते हैं उस पर क्या किया जाना चाहिए। फिर उसको संस्थाकरण, मतलब उसको एक संस्था का रूप धारण करता है, संस्था बनाते हैं। फिर उसका जो है क्या करते हैं, आगे की प्रोसेस, आगे की प्रक्रिया फॉलो करते हैं, संस्थाकरण बनाते हैं। किसका विरोध किया जाना चाहिए, किसका अगला करा कि समर्थन किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन डी सही है, इसका सही क्रम है। क्योंकि सामाजिक आंदोलन की शुरुआत जो होती है सामाजिक असंतोष से होती है, और संतोष उद्दीपन से पैदा जो है करता है। अब जानिए, जन उद्दीपन से परस्पर आंदोलन को एक औपचारिक रूप में लाया जाता है, जिसके पश्चात आंदोलन का संस्थाकरण के रूप में बना दिया जाता है, ठीक है, स्थापना कर दिया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करते हैं प्रश्न नंबर 10 आप सभी के समझ में आ गया होगा अच्छे से। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है, ये प्रश्न नंबर 11 है, फिर 10 नहीं, 10 तो हो गया, प्रश्न नंबर 11 आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा है विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। विकास का बात कर रहा है कि विकास का ऐसी दिशा में बढ़ना जो मूल की तार्किक कसौटी पर खरा उतरे कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए विकास, ऑप्शन बी उद्विकास, ऑप्शन सी प्रगति, ऑप्शन डी क्रांति। तो इसका आंसर प्रश्न नंबर 11 का आंसर क्या हो जाएगा, आप सब बताइएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी इसका आंसर बता देंगे। ऑप्शन सी है इसका आंसर, ये प्रगति की बातें करता है, ठीक है। जब बढ़ना मूल का तार्किक और कसौटी पे खड़ा उतरता है तो क्या करता है, प्रगति करता है। क्योंकि जब किसी परिवर्तन को समाज के हित में अच्छा या लाभकारी माना जाता है तो उसे प्रगति कहा जाता है। सही बात है, क्योंकि प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक निश्चित दिशा को दर्शाती है, यानी कि निश्चित दिशा की तरफ चलती है। प्रगति में समाज कल्याण और सामाजिक हित की भावना छिपी होती है, और इसकी बातें तभी विकास की बात होती है, ठीक है, तभी मनुष्य प्रगति करता है, आगे बढ़ता है। तो ये जो आपके आगमन महोदय तथा निम्काक महोदय हैं जो प्रगति की इच्छित परिवर्तन मानते हैं। कौन? आगमन और निम्काक महोदय की इस बात की चर्चा करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 11 भी आपके समझ में आ गया होगा। तो अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या कह रहा। प्रश्न नंबर ये कहाँ है, छोटा बड़ा हो जा रहा भाई। प्रश्न नंबर 12 ये क्या कह रहा आपका, देखते हैं। थोड़ा जो सिस्टम मेरे पास बहुत अच्छा नहीं ना, मैं आप सभी को बताया ही था, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लास आप सभी का अच्छे से मैं पूरा कराऊँगा। इसकी क्योंकि अच्छे से नहीं होगा क्लास तो क्लास समझ में नहीं आएगी, तो फिर क्लास का कोई मज़ा नहीं रह जाएगा ना। तो ये प्रश्न नंबर 12 आप लोग आइए ध्यान देते हैं। सही हो गया। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प चुने। प्रश्न 12 है, ये जो है विकल्प का है, सही गलत का है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है, सही विकल्प चुने। ये सही नहीं सुमेलित है, ठीक है। इसमें से यानी कि 4 ऑप्शन है, कोई एक सही नहीं सुमेलित है, 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, ये एस.सी. दुबे महोदय, यानी कि एस.सी. दुबे, श्यामाचरण दुबे महोदय हैं। तो ये कह रहा है इनका कास्ट इन मॉडर्न इन इंडिया। ऑप्शन ए जो है ये 12 नंबर प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि 12 नंबर प्रश्न जो आपका है ये एक तरफ आपके पुस्तक हैं और एक तरफ राइटर यानी कि लेखक हैं, ठीक है। जो आपका ये वाला एरिया है, देखिए ये आपके राइटर हैं, और ये वाला एरिया आपका पुस्तक है, और इसका ये वाला एरिया सन है, यानी बुक किस सन में प्रकाशित हुई, किस सन में आई है, ये आप तो ध्यान दीजिएगा। तो कौन सा सही नहीं सुमेलित है, आइए प्रश्न आप देखते हैं इसका। श्यामाचरण दुबे का कह रहा है, एस.सी. दुबे को बता रहा है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया सन 1966, ये 1966 बता रहा। और ऑप्शन बी कह रहा है ये आंद्रे बेंते महोदय को कास्ट क्लास एंड पावर की बात कर रहा है, सन 1965 बता रहा है, ठीक है।
और आपका ऑप्शन सी लुई डोमा महोदय हैं। होमो हायरार्की बता रहा है इनकी 1970 के आसपास बता रहा है, 1970। और आपका ऑप्शन डी रजनी कोठारी महोदय बता रहा, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स बता रहा है इनकी, और 1970 बता रहा है ये भी, ठीक है, 1970। तो इसमें से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, यानी कौन सा गलत है, आपको पहचान कर उत्तर इसका देना है, ठीक है। तो आपका ये जो ऑप्शन ए है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, क्या है ऑप्शन ए, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1966, ये आपका एस.सी. दुबे का तो नहीं है, ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए एस.सी. दुबे का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया है ये एम.एन. श्रीनिवासन महोदय का है। किसका है? आप नोट करके रखिए, एम.एन. श्रीनिवासन महोदय का है ये, एम.एन. श्रीनिवासन महोदय का, ठीक है, आप लोग इसको नोट करिएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब तो आंसर आप लोग जान ही गए, क्योंकि ये आंध्रे बेंते कास्ट क्लास एंड पावर 1965 ये सही ही है, आंध्रे बेंते महोदय का है, ठीक है। ऑप्शन डी लुई डोमा महोदय का होमो हायरार्की 1970, ये तो आप सभी को पता है। रजनी कोठारी महोदय, यही शायद आप लोग ना जानते, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स 1970, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन ही हो जाएगा जो सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये जो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया 1966 में एम.एन. श्रीनिवास महोदय की पुस्तक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 12 आप सब समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका प्रश्न नंबर 13, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। अच्छा, प्रश्न 13 आपका कह रहा है ये भी निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प इसमें कौन सा हो सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न नंबर 13 को, क्योंकि ये 13 नंबर जो प्रश्न है, एक तरफ संकल्पना है, एक तरफ लेखक है ना। तो ये मैं देख रहा हूँ, इधर आपका संकल्पना है, इधर आपके लेखक हैं, इनका कथन है, नहीं संकल्पना है कि अवधारणा कह सकते हैं आप, संकल्पना जो भी कहिए, है ना। तो ये ऑप्शन ए बिलासी वर्ग बता रहा है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, उसको सही उत्तर छांटना है, इसमें से चयन करना है गलत आंसर। तो बिलासी वर्ग कह रहा थास्टीन बेबलन महोदय का, और ऑप्शन बी कह रहा है सावी एकात्मकता जी.एस. घुरिये महोदय का कह रहा है, ऑप्शन सी कह रहा आधुनिकीकरणोत्तर, ठीक है, आधुनिकीकरणोत्तर जेमसन का बता रहा, ऑप्शन डी कह रहा औद्योगिकरणोत्तर डेनियल बेल महोदय का है, यानी कि आधुनिकीकरण जो है आधुनिकी, ये ऑप्शन डी औद्योगिकीकरण है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी ये औद्योगिकीकरण है, डेनियल बेल का बता रहा, ठीक है। तो इसमें से कौन सा असत्य है, तो आपका जो है ये बिलासी वर्ग ऑप्शन, जो बिलासी वर्ग आपका है थास्टीन महोदय, थास्टीन बेबलन महोदय, ये तो सही ही आपका लग रहा है, ये सही ही है, ठीक है। क्योंकि और ये सावी एकता और जो है कि बात आपका जी.एस. घुरिये थोड़ी करते हैं यार, सावी एकता की बात आपका जो है जी.एस. घुरिये महोदय थोड़ी करते हैं, ये तो इमाइल दुखी महोदय करते हैं, ये जो है। तो ये आपका गलत हो गया, तो ये क्योंकि यहाँ इमाइल दुखी महोदय रहेगा, आपका सी भी सही होगा, डी भी सही होगा, इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्योंकि आपका सावी एकता की बात, आप लोग ध्यान दीजिए, सावी एकता की बात आपका कौन करता है, इमाइल दुखी महोदय करते हैं, ना कि जी.एस. घुरिये महोदय करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दुर्खी महोदय, ये तो कॉमन था, ऐसे प्रश्नों का उत्तर गलत होने नहीं चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न भी आप सब समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न उत्तर नंबर 14 आपका क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य जो है ये आपका क्षेत्र दृश्य है, इसमें विभेदीकरण किसने किया। तो आपका ऑप्शन ए आई.पी. देसाई, ऑप्शन बी जी.एस. घुरिये, ऑप्शन सी एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन डी ए.आर. देसाई महोदय हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 का तो आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा कि निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है।
तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए IP देसाई यानी ईश्वर प्रसाद देसाई महोदय हैं। ऑप्शन बी GS घुरिया यानी गोविंद सदाशिव घुरिया महोदय हैं। ऑप्शन सी MN श्रीनिवास यानी मरचूर नरसिंह श्रीनिवास महोदय हैं। ऑप्शन डी AR देसाई अक्षयलाल रमणलाल देसाई महोदय हैं। देखिए तो इसका आंसर अब आप सब आसानी से दे देंगे, मुझे उम्मीद है आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नोट करके रखिए, मरचूर नरसिंह श्रीनिवासन महोदय इसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, क्योंकि पुस्तक दिस और छेद दिस की बात आपके MN श्रीनिवास महोदय करते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि भारतीय समाज के मूल जो धारा है कि जो धर्म ग्रंथ है, जो किताबी जानकारी को है, ये पुस्तक दिस और भारत के विभिन्न प्रदेशों के क्षेत्र शोध द्वारा प्राप्त जानकारी को क्षेत्र दिस के रूप में जो अध्ययन करते हैं उसको क्षेत्र दिस कहते हैं। ठीक है, जो लोग जो लिखते हैं, जो धार्मिक किताब है उसको पुस्तक दिस ये कहते हैं। MN श्रीनिवास जो भारतीय धर्म ग्रंथ हैं, जो किताबें हैं, पुस्तकें हैं, धार्मिक या सांस्कृतिक, ठीक है, ये उसमें जो अध्ययन करते हैं, जो शोध करते हैं, जो उससे जानकारी प्राप्त करते हैं आपके MN श्रीनिवास महोदय, उसको पुस्तक दिस के रूप में बताते हैं। और जो ये घूम के क्षेत्रों का शोध करते हैं, क्षेत्रों पर घूम के गांव में जाते हैं, शहर में जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, मिलके जो अध्ययन करते हैं, क्षेत्र अध्ययन इसको बोलते हैं। इसको ये क्षेत्र दिस के नाम से बताते हैं, क्षेत्र दिस कहते हैं आपके MN श्रीनिवास महोदय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 14 भी आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है, सही उत्तर चुनिए। प्रश्न नंबर 15 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है, सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है आपका विल्फ्रेड प्रेटो, आपका जो मिलान है ना सही उत्तर है उसमें चुनना। ऑप्शन ए कह रहा है विल्फ्रेड प्रेटो, ये है विल्फ्रेड प्रेटो माइंड एंड सोसाइटी। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न, क्योंकि ये आप ध्यान दीजिएगा ये एक तरफ पुस्तक है, ये आपका इधर जो है पुस्तक है आपका ये, और इधर जो है आपका बाएं साइड में राइटर है यानी थिंकर है। तो ऑप्शन ए कह रहा विल्फ्रेड प्रेटो माइंड एंड सोसाइटी इनका बता रहा। ठीक है, ऑप्शन बी कह रहा आपका, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी जी मोस्का महोदय का दी रूलिंग क्लास बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा टॉम बोटो मोर का एल्टिस एंड सोसाइटी कह रहा। ऑप्शन डी कह रहा टोटमवाद गुन्नार का बता रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आपका जानकारी होना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा टोटमवाद, ये जो है गुन्नार का नहीं है। टोटमवाद आपका ये एक है SS फ्रॉड महोदय हैं, आप जानते होंगे फ्रॉड महोदय का ये उनका है। तो इस प्रकार जो है इसका ये आपका बाकी ए और बी और सी ये सही सुमेलित है। विल्फ्रेड प्रेटो का माइंड एंड सोसाइटी है, जी मोस्का का दी रूलिंग क्लास है, टाम्बोटोमोर का एलिट्स एंड सोसाइटी तो है ही है, टोटोमाद गुन्नार का ना होके जो है फ्राइड का है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है आप सभी के बीच, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। ये भी फ्रेंड्स आप देखिए आप सब, ये भी सुमेलित का ही प्रश्न है। ये सब मिलान का प्रश्न है, आप चाहे सुमेलित कहिए चाहे मिलान कहिए, ये जो है एग्जाम में इसी प्रश्न को मिलान के रूप में आ सकता है। जो सुमेलित के रूप में मैंने दे रखा है तो ये मिलान का प्रश्न भी बन सकता है। भाई इसका ऑप्शन इधर उधर कर देंगे तो मिलान करना है। तो आपका अगर एग्जाम में परीक्षा में ये अगर इस प्रश्न को मिलान के रूप में दे दे या सुमेलित के रूप में दे दे तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। इसको अच्छे से अगर आप सॉल्व किए हैं, इसका अध्ययन क्लास किए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपका परीक्षा में प्रश्न ये गलत हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा, आइए आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न उत्तर नंबर 16 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। यही कह रहा प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो ये आपका क्षत्रिय प्रतिमान DF पोकाक का बता रहा है ना, क्षेत्रीय प्रतिमान DF पोकाक का बता रहा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन बी कह रहा है व्यापारी कृषक मिल्टन सिंगर का कह रहा है। ऑप्शन सी कह रहा है विश्व संस्कृतिकरण GS घुरिया महोदय कह रहा है। ऑप्शन डी कह रहा है जनजातीयकरण SL कालिया महोदय का कह रहा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं सुमेलित है, ये कह रहा आप ध्यान दीजिए सही नहीं सुमेलित।
है। तो क्षत्रिय प्रतिमान डीएफ पोकाक महोदय का बता रहा। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से आप सभी को पता हो गया होगा। ऑप्शन सी इसका जो विसंस्कृतीकरण है ये जीएस घुरिये यानी गोविंद सदाशिव घुरिये महोदय का नहीं सही है। इसको आप नोट करके रखिएगा। बाकी आपका ये क्षत्रिय प्रतिमान डीएफ पोकाक का सही है, व्यापारी कृषक मिल्टन सिंगर का सही है, डी जनजातीयकरण एसएल कालिया का सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो आपका ये हो गया डीएन मजूमदार है। इसके विसंस्कृतीकरण की बातें कौन करता है आप नोट करके रखिएगा। ये जीएस घुरिये ना करके, गोविंद सदाशिव घुरिये ना करके ये डीएन मजूमदार इसकी बातें करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, डीएन मजूमदार। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 17, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके समझ में आ ही गया होगा, इसलिए 17 नंबर देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है। ये जनता में निम्न जन्म दर तथा गर्भस्राव का मूल कारण क्या है। तो ऑप्शन ए कह रहा परंपरागत तरीके हैं, ऑप्शन बी कह रहा मातृ कुपोषण है, ऑप्शन सी कह रहा महिला निरक्षरता है, ऑप्शन डी कह रहा अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा है। अगर आप पढ़े होंगे और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न कभी गलत हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब प्रश्न जो है बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ये 17 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नोट करके रखिएगा ऑप्शन डी। क्या ऑप्शन डी है, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा के कारण जनता में निम्न जन्म दर और गर्भस्राव का मूल कारण है, ना कि परंपरागत मातृ कुपोषण महिला निरक्षरता है, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत ही है। क्योंकि आप देखे होंगे ये इसको बोला जाता है डेमोग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम आपके जो है एडवर्ड गुडलर्ड महोदय ने किया है। और कहते हैं जनानकी का मानव प्राणी का जो प्राकृतिक और सामाजिक इतिहास रहा है, इसके अंतर्गत ये कहते हैं जनसंख्याओं का जो गणितीय अध्ययन में उत्पन्न होने वाली सामाजिक परिवर्तन तथा उनकी भौतिक नगरीय और बौद्धिक रूप से संरचनाओं का अध्ययन जब किया जाता है तो उसमें विस्तार रूप से आपको ये देखने को मिलता है कि इसमें जो परंपरागत तरीके हैं उससे नहीं है, मातृ कुपोषण नहीं है, महिला निरक्षरता, अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत ये तीनों आ जाते हैं ना। जो आपके पास जो अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा है तो इसमें है। तो इस प्रकार आपका गर्भस्राव का मूल कारण जो है स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं है, स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है, तो हो ही जाएगा भाई। अगर देख रेख अच्छे से नहीं होगा तो कुपोषण भी पाया जाएगा। स्वास्थ्य की अगर और फिर निरक्षरता है तो फिर उसमें तो और दिक्कत हो जाएगी। परंपरागत तरीका अगर अपनाते हैं, अगर भाई अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा तो मजबूर होकर आदमी परंपरागत तरीका अपनाएगा ही, तो इसका जो है दुष्प्रभाव होना ही है। तो इस हिसाब से अपर्याप्त स्वास्थ्य सुरक्षा की इसमें जो है मूल गर्भस्राव तथा निम्न जन्म दर का कारण यही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। प्रश्न नंबर ये कितना था, प्रश्न नंबर 19 आ गया आपका प्रश्न नंबर। ये प्रश्न है ये 17/18 होना चाहिए, मिस्टेक है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न 19 है, एक प्रश्न छूटा है बीच में, कोई टाइपर से जो है। खैर देखते हैं ये प्रश्न जो है उसको अच्छे से हल करते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 ये क्या कह रहा है आपका, भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है आपका कि भारत में प्रश्न नंबर 19 ध्यान दीजिएगा, ये भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग है। तो क्या है आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग? ये प्रव्रजन आप जान ही रहे हैं, प्रव्रजन क्या है। पहली बात, प्रव्रजन अगर नहीं जानेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, प्रव्रजन क्या किसे कहते हैं। तो प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग इसमें क्या माना जाता है, प्रव्रजन माने कि एक स्थान से दूसरे जगह स्थापित हो जाना, बस जाना या चले जाना, प्रव्रजन वर्जन यानी कि वहाँ से हट चले जाना। ठीक है, तो इसको प्रव्रजन के नाम से जाना जाता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाके प्रवास कर लेना, बस जाना। ठीक है, तो भारत में आंतरिक प्रव्रजन का सबसे बड़ा भाग क्या, आंतरिक बात कर रहा ना कि बाहरी, यानी भारत के अंदर की बात कर रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है ग्राम शहरी प्रव्रजन, ऑप्शन बी शहरी ग्रामीण प्रव्रजन, ऑप्शन सी विवाह प्रव्रजन, ऑप्शन डी ग्रामीण प्रव्रजन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप सब बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का
आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर विवाह प्रवर्जन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है, ये विवाह प्रवर्जन। भारत में आंतरिक प्रवर्जन का सबसे बड़ा भाग जो है, सबसे बड़ा जो कारण है आपका विवाह प्रवर्जन है, क्योंकि भारत में आंतरिक प्रवर्जन का उपरांत जो है, जो विवाह के बाद जो लड़कियां जो है, विवाह के उपरांत लड़कियां अपने पति के घर चली जाती हैं तथा उसका पति जहाँ पर रहता है उसी के साथ ये लोग प्रवासित करने लगते हैं, उसी के साथ रहने लगते हैं। तो इसी का साथ साथ उसको जाना पड़ता है लड़की को अपने पति के साथ। तो ये आंतरिक प्रवर्जन का सबसे बड़ा कारण विवाह प्रवर्जन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आप समझ ही गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, ये क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 20 आपका 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा कि जब कालांतर में समाज में जीवन शैली में समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर में कमी ना आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। यह सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, यानी क्या कहलाता है यह सिद्धांत? आप प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि जब कालांतर में समाज में जीवन शैली समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर कम हो जाए और जन्म दर में कमी ना आए तो इसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। तो इसका परिणाम होता है अति जनसंख्या। या सिद्धांत क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन ए जनांकी सिद्धांत, ऑप्शन बी जनसंख्या विस्फोट सिद्धांत, ऑप्शन सी जनांकी संक्रमण सिद्धांत, ऑप्शन डी जनांकी विस्फोट सिद्धांत। अगर आप प्रश्न सही से पढ़ लिए होंगे ना तो इसका आंसर गलत दे ही नहीं सकते। ठीक है, अगर प्रश्न आप लापरवाही से पढ़े होंगे, ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो इसका आंसर तो आप सही भी नहीं कर सकते। तो ये आप देखिए जो प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि भाई अगर जन्म दर क्या कह रहा है, जीवन शैली के समूचे विकास के फलस्वरूप मृत्यु दर जो आप कहा अगर कम ना हो, लोग जो है कम मर रहे हों, जनसंख्या तो कम कहाँ से होगी, बढ़ेगी ही। और जन्म दर में कमी ना आए यानी जन्म दर में भी कमी ना आए यानी कि जन्म दर भी बढ़ रहा है तो तीव्र गति से, तो इसको क्या कहेंगे? जनसंख्या विस्फोट के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन बी इसलिए आपका सही है, क्योंकि ऑप्शन बी ये देखिए जनसंख्या विस्फोट की सिद्धांत की बात कर रहा है, जनसंख्या विस्फोट। तो ऑप्शन बी सही है। मैंने कहा ना कि अगर इसको ध्यान से देखेंगे प्रश्न तो आप इसका आंसर गलत कर ही नहीं सकते। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है आपका। ये प्रश्न आज के कितने प्रश्न हैं आपके? 20 प्रश्न हैं। प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला थी, समाप्त हुई। आप लोग जो है और क्लास कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आप लोग क्लास के अंत में कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी और अगली अगर क्लास चाहते हैं तो किस टॉपिक पे चाहते हैं। तो ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, आप लोग जान ही रहे हैं, सोशियोलॉजी भाई ये पुजारी यार। आप लोग इस चैनल का नाम जाने, सोशियोलॉजी भाई पुजारी यार, क्योंकि आप लोग जो देख रहे हैं जान ही रहे हैं, इसलिए शेयर कर दिया कीजिए क्लास को ताकि और लोगों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो सके। अगर आप शेयर करेंगे तो सभी तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम लिंक है ऑफिशियल पुजारी, ये लोग आप लोग जान ही रहे हैं जो बराबर क्लास देख रहे हैं, यहाँ से जुड़ जाइए तो आपको वहाँ से सभी जानकारी प्राप्त हो जाएगी और क्लास भी प्राप्त हो जाएगा। टेलीग्राम लिंक पर जाएंगे तो वहाँ से PDF वगैरह भी अगर चाहेंगे मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है आपका। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे जो आपसे कॉल से बात हो नहीं पाएगी लेकिन SMS के थ्रू आपसे बात हो जाएगी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, नंबर नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो शिक्षा से संबंधित तो आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं मैसेज करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आप सभी को अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लगी, और क्लास को शेयर कर दिया कीजिए आप सब तक कि जो है, और लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि एक लाइक करने से आप सभी के एक लाइक मेरी ताकत है जो है। अगर आप कमेंट करते हैं, आपके कमेंट को देखता हूं तो उस अनुसार मैं क्लास लेकर आता हूं, क्योंकि आपके सभी ने कमेंट किया था कि सर क्लास जो है आप टॉपिक वाइज लाइए, इसलिए मैं अब क्लास आप सभी के बीच देखिए टॉपिक वाइज लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग दीपावली की तैयारी में भी लगे होंगे और दीपावली भी आप अब ज़्यादा दिन तो है नहीं, इसलिए आप लोग दीपावली की तैयारी में लगे होंगे। मिठाई वगैरह खूब खाइए, पटाखे छोड़िए, फुलझड़ी छोड़िए, हालांकि बहुत विस्फोटक पटाखे वगैरह से दूर रहिएगा। जो है अपने भतीजे भतीजियों के साथ जो है दिवाली मनाइए अच्छे से, और अपने में कुछ लोग इसमें तो फैमिली वाले भी होंगे तो अपने बच्चों के साथ घर परिवार में रह के दीपावली मनाइए। और घर पे जो सभी लोग जाते हैं, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग जो बाहर रहते हैं, कोई दिल्ली रहता है, कोई इलाहाबाद यानी प्रयागराज रहता है, कोई अयोध्या रहता है, कोई बनारस रहता है, जो भी जहाँ भी रह के पढ़ाई कर रहा है बाहर, कोई लखनऊ रह रहा होगा। ठीक है, कोई पटना रह रहा होगा, जो भी जहाँ से है, कोई
जो है एमपी में जहाँ से भी हो, सब लोग हर जगह से जहाँ से भी हो अपने कल्चर और संस्कृति के अनुसार दिवाली मनाइए, और क्योंकि ये खुशियों का त्यौहार है। ठीक है, तो आज आप सभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप